नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मोहब्बत हो ही जाती है का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश बाबू यह खुशखबरी सुन करके बेहद खुश थे। उन्होंने खास हिदायत दी, विद्युत की माँ, बहू का विशेष ख्याल रखना होगा। किसी तरह का काम का बोझ या मानसिक तनाव नंदनी को छूने ना पाए, इसका ध्यान रखिए। खाने पीने का भी उसका जो मन करे वह मंगवाइए। ना होता है तो खाना बनाने के लिए कामवाली रख लीजिए। बहू को एकदम से आराम करने दीजिए। सुरेश बाबू आनंदित हो रहे थे कहते कहते। बस बस आप परेशान मत होइए, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम नंदनी का भरपूर ख्याल रखेंगे। वैसे क्या कहते हैं, आशा को बुला लें? वो रहेगी तो नंदनी को उसका साथ मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा, उसका जी लगा रहेगा। विद्युत की माँ पुलकित हो करके बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ करके करिए। फोन करके कह दीजिए 8-10 दिनों के लिए आ जाए। लड्डू भी आएगा तो घर में रौनक आ जाएगी। सुरेश बाबू खुश होते हुए बोले, ठीक कहते हैं आप, अभी फोन लगाते हैं। फिर फोन करके शारदा देवी आशा को मनाते हैं कि वह आ जाए कुछ दिनों के लिए। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह आ जाएगी तो उसका मन बहल जाएगा। वाह क्या बात है मम्मी, बहू पर तो बड़ा प्यार बरस रहा है। ऐसा क्या जादू कर दिया नंदनी ने कि उसकी मुरीद प्रशंसक हुए जा रही हैं सब कुछ भुला करके। अब क्या करोगी बेटा, भले ही गलत तरीके से ब्याह करके आई पर स्वभाव की अच्छी है। बहुत ख्याल रखती है तुम्हारे पापा को, मेरा भी। और फिर ये खुशखबरी दे करके तो उसने दिल जीत लिया हम दोनों का। एक तो विद्युत अभी तक मुंह फुला करके घूम रहा है, उससे ठीक से बात भी नहीं करता है। ऐसे में किसी को तो नरमी दिखानी होगी ना। बेटा तू गुस्सा थूक दे, अब सारे गिले सिकवे भुला करके आ जा। बस बस ठीक है माँ, आ रही हूँ, तुम अब रोना बंद करो, आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। सौरभ के ऑफिस से आते ही आशा ने उसे यह गुड न्यूज दिया। सौरभ तो सुन करके उछल ही पड़ा। क्या, या तो गजब कैसे हो गया, या तो चमत्कार हो गया। वाह ईश्वर की भी क्या लीला है, मजा आ गया यह समाचार सुन करके। ठीक है, अब उछलना बंद करिए और मेरे लिए ट्रेन की टिकट कटवा करके ला दीजिए। माँ ने बुलाया है, नंदनी की तबीयत ठीक नहीं है। 10-15 दिनों के लिए होके आती हूँ, तब तक आप संभाल लीजिएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, 3-4 दिन रह करके वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मंथ के एंडिंग में ऑफिस में काम कम ही है, तो ऐसा करता हूँ 2 टिकट ले आता हूँ। आशा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, कल सुबह जा करके तत्काल टिकट कटवा करके लाता हूँ। आज तुम पैकिंग कर लो, परसों तक निकलेंगे। नंदनी खुश तो बहुत थी पर उदास भी थी कि मायके कैसे जाएगी। अब क्योंकि माँ जी की खुशी, उनकी फिक्रमंदी देख करके उसे यकीन था कि वह जाने ना देंगी। अभी तो बिल्कुल नहीं। उसने सोचा 1-2 महीने बाद जाने के लिए कहूंगी, शायद मान जाएं। शारदा देवी को हर समय नंदनी की फिक्र लगी रहती, वह बहुत खुश थी। आदित्य को भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था जिससे वो मायूस थे। नंदनी के बारे में तो सोचा भी ना था, तो यह अनअपेक्षित खुशी उन्हें ज्यादा खुशी दे रही थी। विद्युत आज नंदनी के लिए मिठाई ला दो, फल ला करके रख दो, पीछे ही पड़ी रहती है। विद्युत खींच जाता है, नाराजगी और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नंदनी की तरफ सबका अटेंशन उसे तपा रहा था। वह बिल्कुल चिढ़ा हुआ रहता, नंदनी को देखना भी नहीं चाहता था। इसलिए नंदनी दुखी थी इतनी छूट मिली थी कि अब उसे नीचे नहीं सोना पड़ता था। अब वह बेड पर ही एक कोने में सो जाती थी। अलबत्ता उसका पैर विद्युत से नींद में भी टच हो जाता तो विद्युत चिल्लाने लगता, दूर रहो मुझसे। यह सब होने से यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं उस छल से की गई शादी को कभी नहीं भूलूंगा, मैं उस धोखे को कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों दूर रहो मुझसे। मैं कभी माफ नहीं
करने वाला, समझी। नंदनी सहम करके अपने पैर समेट लेती। नंदनी को वोमिटिंग स्टार्ट हो गया था, उसे कुछ भी नहीं पचता था, जो भी खाती बाहर फेंक देता। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर विद्युत को कोई सरोकार नहीं था। उस निष्ठुर को दया नहीं आती। शारदा देवी कुछ कहती तो सुन करके भी अनसुना कर देता। नंदनी मन ही मन रो पड़ती। जल्दी ही आशा और सौरभ आ गए। सौरभ नंदनी को देखते ही उछल पड़ा। क्या मैडम, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। वाह, क्या चौका मारा है। अब तो आप और निखर रही हैं। वाह, क्या बात है। टू गुड। मेरे होनहार साले साहब कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सौरभ ने शरारत भरे अंदाज में कहा। होंगे अपने ऑफिस में। जनाब में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं, कि अभी वैसा ही खड़ूस है? सौरभ ने हंसते हुए पूछा। नंदनी नकली हंसी हंसते हुए बोली, ठीक ही हैं, पहले से बेहतर हैं। अच्छा, मैं मिलने जाता हूं। और सौरभ चले गए विद्युत के ऑफिस में। विद्युत को पहले से ही पता था कि जीजा जी आ गए हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की। क्यों साले साहब, बागों में बहार कैसे आ गई? आपका तो 36 का आंकड़ा था। आते ही सौरभ ने सवाल दाग दिया। विद्युत हड़बड़ा गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। जवाब नहीं देंगे? आखिर इतने मेहरबान कैसे हो गए आप? जीजा जी, आपने नाश्ता किया? विद्युत ने टॉपिक बदलने के लिए पूछा। कहाँ यार, अभी नहीं, अभी तो आया हूँ। चलिए मिल करके नाश्ता करते हैं। ठीक है, चलो, सौरभ ने हंसते हुए कहा। इस बार आशा का व्यवहार नंदिनी के प्रति कोमल था। अब उसके मन में उसके लिए यह शिकवा या कठोर भावना नहीं थी। प्रेगनेंसी की बात सुन करके उसका मन नंदिनी के प्रति साफ हो गया था, इसलिए नंदिनी को ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसके आने से और राहत भी थी। आशा उसकी भरपूर मदद कर रही थी, उसके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे थे। पर नंदनी फिर भी दुखी थी, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था उसका तो वह उसकी तरफ देखता भी नहीं था। अलबत्ता सौरभ जितने दिन रहे उन्होंने नंदनी का भरपूर ख्याल रखा, किसी चीज की कमी होने नहीं दी, हर वक्त उसके आसपास ही रहते। विद्युत को यह बात खटकती, उनका हर समय नंदनी को घेरे रहना उसे और चिड़चिड़ा बना देता। अब वह और भी नंदनी से नाराज रहता, कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। बेचारी नंदनी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और नहीं विद्युत समझ रहा था कि ये फीलिंग क्यों है। आशा जितने दिन रही नंदनी बहुत खुश रही। उसके जाने के बाद घर फिर से काटने लगा। किसी तरह दिन कट रहे थे। नंदनी प्रेगनेंसी में भी उदास थे। विद्युत बात करता नहीं था और शारदा देवी क्या बात करते, पर उनसे उसकी उदासी देखी नहीं जाती थी। एक दिन नंदनी ने कहा कि माँ जी, आप कहें तो मैं माँ जी के पास चले जाऊं, मुझे अच्छा लगेगा वहां जाके, और थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। वो तो ठीक है, पर डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे भेजना उचित नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? बहू की अपनी बहन को बुला लो, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम्हें मदद भी मिल जाएगी। शारदा देवी ने उसे समझाया। उसे यह सुझाव अच्छा लगा। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं पापा से बात करती हूँ। नंदनी ने अपने पिता को फोन करके कहलवाया कि वो कोमल को लेकर के आ जाएं, और उसके पापा कल ही आ रहे थे उसकी छोटी बहन को लेकर के। नंदनी के चेहरे पर सुकून था। रात में सोने के लिए विद्युत बेड पर आया तो नंदनी मिमियाते हुए बोली कि आपसे एक प्रार्थना करूं। बको, विद्युत ने लापरवाही से कहा। वो मेरी बहन कोमल आ रही है पापा के साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके सामने प्लीज नॉर्मल रहिएगा। मैं आपका एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि मेरे घर वालों को यही लगता है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरा भरपूर ख्याल रखते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज कुछ दिनों के लिए ही सही, जब तक वह रहेगी, आप अच्छे पति की तरह व्यवहार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नंदनी हकलाते हुए बोली। पर विद्युत आग बबूला हो गया। हरगिज नहीं, सोचना भी मत कि मैं यह सब ढोंग कर लूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझसे यह नाटक नहीं होगा। आपके पैरों पड़ती हूँ, मेरी इज्जत रख लीजिए, मेरी माँ पापा की खुशी मत छीनिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर इतना
कहा मान लीजिए। नंदनी गिड़गिड़ा रही थी। ठीक है, अब सोने दो मुझे, मेरा सर ना खाओ, कह करके विद्युत करवट बदल करके सो गया। नंदनी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ कहने की, मन मसोस करके सो गई। अगले दिन शाम तक कोमल आ गई पापा के साथ। नंदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कोमल भी अपनी दीदी के घर के शानो शौकत देख करके बहुत खुश थी और हैरान भी। वह मन ही मन नंदनी के भाग्य को सराह रही थी कि उसे इतना बड़ा घर परिवार मिला। वह तो बस अपनी दीदी को हैरत से देखे जा रहे थे, जो अब थोड़ी मोटी और गोल मटोल लग रही थी। क्या देख रही हो कोमल, कहाँ खोई हो, नजर लगाओगी क्या? नंदनी ने हंस करके कहा। नहीं दीदी, आप हमेशा ऐसे ही दिखो, इतना ही खुश रहो, मेरी यही कामना है, कभी किसी की नजर ना लगे तुम्हें, मेरी तो बस यही दुआ है। कोमल ने दीदी को नजर उतारते हुए कहा। फिर दोनों हंस पड़ी। शारदा देवी खुश थी नंदनी को खुश देख कर और थोड़ी निश्चिंत हो गई। शाम को विद्युत घर आया चाय पीने के लिए, तो नंदनी के पापा को हाल में बैठे देखा तो समझ गया कि कोमल आ गई है। विद्युत ने उन्हें प्रणाम किया और माँ से चाय मांगते हुए अंदर चला आया। कोमल जीजा जी को देख करके खुश हो गई। उसने प्रणाम किया। विद्युत खुश रहो धीरे से कह करके बाहर निकल गया। नंदनी की जान अटक रही थी, पता नहीं कोमल क्या सोचे। खैर विद्युत की बेरुखी पर कोमल का ध्यान नहीं गया। कोमल ने आते ही किचन का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। नंदनी को एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देती। रात में खाना खिलाने के लिए कोमल किचन में जाने लगी तो उसे ख्याल आया, जीजा जी दिखाई नहीं देते, खाना नहीं खाएंगे क्या? कहाँ है? नंदनी से जा करके पूछा। नंदनी ने कहा कि अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे, उनको जब भूख लगेगी आ जाएंगे, तब तक तुम माँ जी और पापा को खिला दो और पापा को भी देख लो, बाद में हम सब खा लेंगे। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया और किचन में घुस गई। एक दो दिन में ही कोमल घर में घुल मिल गई। सुरेश बाबू और शारदा भी बहुत खुश थे कोमल के आ जाने से। विद्युत यूं तो सामने नहीं आता था, पर अगर आ जाता तो हाल चाल पूछ लेता था नंदनी के आग्रह के कारण। कोमल को पता नहीं चलता कि असल में जीजा जी के मिजाज में क्या है। कोमल फोन पर माँ से नंदनी के घर और घर के सदस्यों की तारीफ करते नहीं थकते थे। सब बहुत अच्छे हैं, जीजा जी भी अच्छे हैं, हाँ थोड़ा कम बोलते हैं पर दीदी का बहुत ख्याल रखते हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है यहाँ दीदी को, सब मजे में हैं। वह चहकते हुए कहती तो नंदनी राहत महसूस करते। चलो उसकी फैमिली को यह भ्रम है तो अच्छा ही है, कम से कम माँ पापा मेरे बारे में सोच करके दुखी नहीं होंगे, उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। नंदनी के कहने पर विद्युत कभी कभी कोमल के लिए बाजार से नाश्ता वगैरह ले करके आ जाता। कोमल इतने में ही खुश रहती, सबसे कहती नहीं थकती कि जीजा जी कितने अच्छे हैं। नंदनी मन ही मन हंसते। डिलीवरी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे नंदनी की तकलीफ और बढ़ती जा रहे थे। उस रोज सुरेश बाबू ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे तो शारदा देवी ने टोका, शाम तक वापस आ जाइएगा, रुकिएगा नहीं, नंदनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है, किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है, आपका रहना जरूरी है। विद्युत का तो होना ना होना के बराबर है, वह तो सुनेगा ही नहीं किसी की, अकेली क्या करूंगी, मेरा तो दिमाग काम नहीं करेगा। सुरेश बाबू ने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते वह विद्युत को बोल करके गए, विद्युत तुम आज कहीं बाहर मत जाना और घर का ख्याल रखना, नंदनी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अकेले मत छोड़ना। विद्युत ने अपने पापा के सामने सर झुका करके कहा, ठीक है पापा। दोपहर में अफरा तफरी मच गई जब अचानक नंदनी की तबीयत बिगड़ने लगी। शारदा देवी के हाथ पांव फूलने लगे, बोली थी आज मत जाइए, अब मैं क्या करूं अकेले। शारदा देवी घबरा रही थी। कोमल दौड़ करके विद्युत के ऑफिस की तरफ भागी, जीजा जी जल्दी चलिए, दीदी को हॉस्पिटल ले चलिए, बहुत पेन हो रहा है। 1 मिनट के लिए विद्युत ठिठका, फिर बिना कुछ सोचे भागा घर की। आकर के देखा तो नंदनी दर्द से छटपटा रहे थे। विद्युत को देख करके उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। नंदनी को इस हालत में देख करके विद्युत बेचैन हो गया। नंदनी को सहारा दे करके उठाने की कोशिश की पर नंदनी चल नहीं पा रहे थे, उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। उसने कातर निगाहों से विद्युत को देखा, जैसे कह रही हो अब तुम ही पार लगाओ।
विद्युत को उसकी हालत पर तरस आ रहा था। उसने झट से उसे गोद में उठाया और जैसे तैसे करके गाड़ी तक पहुंचा। शारदा देवी भी जरूरी का सामान लेकर के पीछे भागे। कोमल को घर पर ही रुकने को कहा। विद्युत गाड़ी सड़क पर तेज तेज भगा रहा था। नंदनी को इस हालत में देख करके वह भी घबरा गया था। इससे पहले उसने इस हालत में किसी को भी देखा नहीं था। नंदनी दर्द से छटपटा रही थी और विद्युत गाड़ी और तेज भगाते हुए अंततः हॉस्पिटल पहुंच गया। नंदनी लेबर रूम में दर्द से तड़प रहे थे। रूम के बाहर विद्युत चक्कर काट रहा था। नंदनी की तड़प उसे बेचैन कर रही थी। नंदनी की चीख कॉरिडोर में गूंज रही थी। शारदा देवी बेबस हो रही थी, अपने कुल देवी को मना रही थी। विद्युत को नंदनी की तकलीफ दे रही थी। वह बेचैन हो रहा था नंदनी के पास जाने को। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। आखिर विद्युत से नहीं रहा गया। नंदनी की चीख उसे झकझोर रही थी और उम्मीद के खिलाफ वह लेबर रूम के दरवाजे तक चला गया। नंदनी बेइंतहा दर्द का सामना कर रही थी, पर उसने विद्युत को दरवाजे पर खड़ा पाया और यह पल उसके लिए बेहद सुकून दे रहा था। विद्युत का वहां खड़ा होना नंदनी के लिए संजीवनी से कम नहीं था। उसे देख करके उसका सारा दर्द हल्का हो गया था। विद्युत उसे नहीं देख पा रहा था तो वह वापस गैलरी में चला गया और थोड़ी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज आई। बधाई हो, लड़का हुआ है। डॉक्टर ने आकर के विद्युत की मां को बधाई दी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शारदा देवी खुशी से फूल रही थी। विद्युत पापा को फोन लगाओ, उन्होंने विद्युत से कहा तो विद्युत जैसे नींद से जागा। नंदनी ठीक है यह सुन करके उसे भी शांति मिल गई थी। वैसे तो वह नंदनी को जरा भी भाव नहीं देता था, पर आज उसके लिए खुद को परेशान पा करके खुद भी हैरत में पड़ गया था। क्या उसे नंदनी से प्यार है? वह खुद ही अपने सवालों में उलझ रहा था, पर उसका जिद्दी मन अपने ईगो के हाथों विवश था। सो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसे प्यार हो गया है नंदनी से। नहीं, कभी नहीं, उसने कड़वा सा मुंह बनाया। माँ मैं कैसे कहूँ पापा से, चलिए आप ही बात कर लीजिए। शारदा देवी हंसते हुए बोली ठीक है मैं ही बोल दूंगी, पर पहले पोते का मुंह तो देख लूं। जा डॉक्टर साहब से पूछ कि हम नंदनी के पास जा सकते हैं। शारदा देवी ने बड़े ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। कह करके विद्युत डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी देर में नंदनी स्पेशल वार्ड में शिफ्ट की जाएगी तो आप लोग मिल सकते हैं। कुछ मिनटों बाद शारदा देवी नंदनी के कमरे में थी। नंदनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा बेटा तू कैसी है? नंदनी ने कहा मैं ठीक हूँ माँ जी। बेटा तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे और विद्युत के पापा को। विद्युत से याद आया विद्युत कहाँ रह गया? अभी मेरे साथ ही तो था। नंदनी को याद आ गया विद्युत की बात कि मेरा इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है, और वह समझ गई कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते। शारदा देवी अपने पोते को दुलारने में मगन थी। ऐसा लग रहा था उनके गोद में सारे जहां की खुशियां आ गई हों। इधर घर पर कोमल का एक एक पल बीतता कठिन हो रहा था। वह बौखलाई सी इधर से उधर घूम रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि फोन क्यों नहीं आ रहा है अब तक, और मन में हजारों अंदेशे आ जा रहे थे। पर वह फोन लगाए भी तो किस नंबर पर? अभी अभी सुरेश बाबू घर लौटे। आते ही विद्युत की माँ को आवाज लगाई पर कोई जवाब ना पा करके चिंतित हो उठे। अरे सब गई कहाँ? दोबारा आवाज लगाई तो कोमल दौड़ती भागती चली आई। ओ चाचा जी, चाची दीदी को हॉस्पिटल लेकर के गई हैं। काफी देर हो गई अभी तक आई नहीं। आप हॉस्पिटल में फोन लगाइए ना, कोमल घबराई हुई बोली। ठीक है पर कौन सा हॉस्पिटल गई हैं? सुरेश बाबू ने पूछा। वही जहां से दीदी का ट्रीटमेंट चालू था, कोमल ने झट से जवाब दिया। और फिर सुरेश बाबू ने अस्पताल में सीधे डॉक्टर शुक्ला को फोन लगाया जो नंदनी के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे। मुबारक हो सुरेश बाबू, पोता हुआ है। डॉक्टर शुक्ला ने सुरेश बाबू को बधाई दी तो सुरेश बाबू की छाती चौड़ी हो गई। थैंक यू डॉक्टर साहब, सुरेश बाबू ने हर्षित होकर के कहा। डॉक्टर साहब जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? सुरेश बाबू ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऑल इज वेल, शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। फोन कट हो गया। सुरेश बाबू बेहद खुश थे। अब जल्द से जल्द अपने पोते का मुंह देखना चाहते थे, सो शिद्दत से उनके आने का इंतजार करने लगे। कोमल खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने जल्दी से अपने मायके फोन लगाया।
पड़ोस वाली चाची को और माँ को कहलवाया कि नंदनी दीदी को लड़का हुआ है। नंदनी के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ बार बार माता रानी को धन्यवाद कर रहे थे। सब खुश थे कि नंदनी का घर बस गया। शाम करीब 7 बजे नंदनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। शारदा देवी ने विद्युत को कहा कि जा करके गाड़ी ले आओ, तब तक हम सारा सामान समेट लेते हैं। ओके कह करके विद्युत चला गया पहले डॉक्टर साहब से मिलने। विद्युत डॉक्टर साहब से मिल करके बिल चुका करके जल्दी जल्दी आया। शारदा देवी ने अपने पोते को गोद में उठाया और विद्युत से कहा कि विद्युत नंदनी को सहारा दे करके ले चलो, अभी वह कमजोर है, उससे चला नहीं जाएगा। तो विद्युत ने निर्विरोध माँ की बात मान ली, क्योंकि समय की मांग यही थी। नंदनी अभी चलने के लायक नहीं दिख रही थी, तो विद्युत ने उसे सहारा दे करके अस्पताल के बाहर लाया और दोनों को वहीं छोड़ करके गाड़ी लाने चला गया। शारदा देवी पीछे से आवाज लगाई, विद्युत 4-5 किलो मिठाई भी ले लेना, मोहल्ले वालों को बांटने के लिए। क्या माँ, मिठाई पापा लेकर के आएंगे ना, मुझसे ये सब मत करवाइए ना। क्यों, तू खुश नहीं है अपने बेटे को देख करके? विद्युत के पास जवाब नहीं था इस प्रश्न का। वह अपनी खुशी को पहचान नहीं पा रहा था, पर वह नाराज भी नहीं था। ठीक है, अब जा, कुछ सोच मत, शारदा देवी ने टोका तो वह जैसे नींद से जागा हो। हाँ जाता हूँ, वह झेंपते हुए बोला, और कुछ ही मिनटों में मिठाई और गाड़ी दोनों लेकर के आ गया। फिर जल्दी से शारदा देवी अपने पोते को गोद में लिए गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ गई। विद्युत ने नंदनी को सहारा दे करके माँ के बगल वाली सीट पर बैठाया और खुद फ्रंट वाली सीट पर आ करके बैठ गया। गाड़ी रफ्तार से सड़क पर भागने लगी। नंदनी पुरसुकून थी, अब उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी। उसका भविष्य, उसके जिगर का टुकड़ा उसके पास था। प्रकृति ने उसके आंचल में ढेर सारी खुशियां बिखेर दी थी और वो खुश थे। जीने के लिए ये सहारा भी कम ना था। थोड़ी देर में गाड़ी शारदा निवास के सामने खड़ी थी। गाड़ी की हार्न सुन करके कोमल सरपट भागी और एक लोटा पानी और सिंदूर लेकर के आई। पानी गाड़ी के आगे उड़ेल दी और सिंदूर का टीका नंदनी और बच्चे को लगाते हुए बोली कि अपने घर में नन्हे राजकुमार का स्वागत है। सब लोग हंसने लगे। सब लोग अंदर आ गए। शारदा देवी बड़े प्यार से पोते को सुरेश बाबू के गोद में डाल दी। सुरेश बाबू पोते को अपने गोद में उठा करके पल भर में सब कुछ भूल गए, सारी परेशानियों को, सारे गिले शिकवे, सब कुछ। नंदनी के लिए यह सबसे सुखद दिन था, उसके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी, जिसपे उसका भविष्य निर्भर था। उसे उम्मीद थी कि उसका बच्चा धीरे धीरे उसके और विद्युत के बीच की खाई को पाट देगा। आशा और आशीष को भी फोन करके बता दिया कि उनका भतीजा हुआ है। आशा सुन करके एकदम से खुशी से झूम गई। वाह माँ, बहुत बढ़िया, चलो अब विद्युत की जिंदगी में भी कुछ अच्छा हुआ है। नंदनी से मतलब रखें ना रखें, बच्चे से दूर नहीं रह पाएगा। शारदा देवी ने कहा कि बेटा जितनी जल्दी हो सके दामाद जी को लेकर के आ जाओ। हाँ माँ, कोशिश करती हूँ, आशा ने प्यार से कहा। आशीष और आदित्य भी आ रहे थे। बच्चे की छठी में शारदा देवी सबको बड़े उत्साह से बुला रही थी। उन्होंने नंदनी से कहा, नंदनी तू भी किसी को बुलाना चाहती है तो बुला ले, हमारे तो भाग्य जगे हैं। हमारे घर में लल्ला हुआ है, मैं सबको अपनी खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। पर नंदनी ने मना कर दिया। सिर्फ पापा से बोल करके छोटी बहन नेहा को बुलावा भेजा। छठी के एक दिन पहले आशा और आशीष सा परिवार आ गए। नंदनी अपनी जेठानी आदित्य से मिल करके बहुत खुश हुई। सौरभ भी नंदनी की खुशी देख करके फूले नहीं समा रहे थे। मैडम जी, आपने तो हमें खुश कर दिया, क्या तोहफा दिया है इस घर को, अब तो आपकी चांदी ही चांदी है। पापा जी तो पहले ही जान छिड़कते थे आप पर, अब मम्मी जी भी जान छिड़केंगी। रहा विद्युत तो वो भी कब तक नाराज रहेगा, वापस आपके पास ही आना है, तो चिल करिए विदाउट टेंशन। नंदनी हंस पड़ी। हाँ, ऐसे ही हंसते रहा करिए, बहुत सुंदर दिखती हैं। बस बस, मस्का लगाना हो गया हो तो चलें, पापा बुला रहे हैं आपको। पीछे से आशा ने आकर के टोका। सौरभ भी हंसते हुए उसके पीछे चल दिया। सौरभ ने पूछा, हाँ पापा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, वह मैं सोच रहा हूँ कल छठी के अवसर पर ही परिजनों को और स्नेही जनों को खाने पर आमंत्रित करते हैं, तो आप लोग तय कर लीजिए कि मेनू में क्या क्या रहेगा और सारे अरेंजमेंट भी संभाल लीजिए।
आप और आशीष मिल करके। जी पापा जी, सौरभ ने सहर्ष स्वीकृति दी। आज सुबह तड़के ही उठ करके सौरभ और आशीष मार्केटिंग में लग गए थे। घर में किचन का काम कोमल और आदित्य ने संभाल रखा था। आशा भी बीच बीच में मदद कर रही थी आकर के, बाकी वह बाहर का काम देख रही थी। शारदा देवी तो नंदनी और पोते में ही लगी थी, कभी मालिश करना तो कभी दवा दारू देना। नंदनी के लिए भी एक दाई ठीक कर दी थी, जो सुबह शाम नंदनी को आ करके मालिश कर जाती थी। नंदनी की इतनी खातिरदारी देख करके आदित्य को मीठा मीठा जलन हो रही थी और सोच रही थी कि काश वह भी माँ बनती तो इतनी ही आव भगत सेवा शुश्रूषा होती। घर में औरतें भरी थी, बाहर लोग भरे पड़े थे, बस नहीं था तो विद्युत। सुबह से उठ करके जाने कहाँ चला गया था, कहीं अता पता नहीं था। कहाँ गया किसी को कुछ खबर नहीं। गाड़ी लेकर के सुबह निकला था और अब रात होने को आई थी, पर वह अभी तक नहीं आया था। सुरेश बाबू परेशान थे, उसके दोस्तों को फोन लगा रहे थे, पर वह कहीं नहीं था। नंदनी भी रास्ता देख देख करके थक गई थी। कई बार कोमल को भेज चुकी थी उसके ऑफिस में देखने के लिए, पर ऑफिस सुबह से बंद था। अब तो उसका जी घबराने लगा था, कहाँ चले गए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ कर तो नहीं लिया। उल्टे सीधे सवाल उसके दिमाग में आते जा रहे थे और वह बेहद डर रही थी। सारी खुशी फीकी पड़ रही थी। आशा कई बार आ करके कह चुकी थी तैयार होने के लिए, पर उसका जी नहीं चाह रहा था कुछ करने को। बस वह राह देख रही थी विद्युत का। नंदनी के पापा का ट्रेन मिस हो गया था, इसलिए नेहा भी नहीं आ पाई। नेहा बहुत दुखी थी कि उसे दीदी के घर जाने का मौका नहीं मिला। उसके पापा ने उसे आश्वासन दिया कि हम बाद में जरूर जाएंगे अपने नाती से मिलने और तुम्हें भी ले जाएंगे। तब जाकर के थोड़ी ठीक हुई। एक तो नंदनी के पिता नहीं आए थे और ऊपर से विद्युत भी नहीं था। वह बेहद मायूस हो रही थी। सौरभ जीजा जी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, मेहमानों की आओ भगत में व्यस्त थे। पूछे भी तो किससे, वह मन ही मन झुंझला रही थी। शाम 7 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मोहल्ले की कुछ औरतें सोहर गीत गाने लगी। बच्चे और नंदनी को आशा ने काजल लगाया। सौरभ ने कहा कि क्यों नहीं नामकरण भी आज ही कर दिया जाए। तो बोलिए पापा जी, क्या नाम रखेंगे अपने पोते का? सुरेश बाबू ने हंसते हुए कहा, यह मेरे घर का कुल दीपक है, मेरा वंश है, तो क्यों नहीं इसका नाम वंश रख दें। विद्युत का बेटा वंश अच्छा रहेगा। सौरभ ने बात को छीनते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा नाम है। सबने एक स्वर में कहा। तो इस तरह बच्चे का नाम वंश रखा गया। रात के 10 बज रहे थे। सारे रस्मों रिवाज संपन्न हो गए थे। मेहमान सब जा चुके थे, बस घर के लोग बच गए थे खाने के लिए। नंदनी अभी भी विद्युत का रास्ता देख रही थे। सब खाने ही जा रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन सौरभ ने रिसीव किया। हेलो कौन? उधर से फैमिली डॉक्टर मिश्रा की आवाज थी। हेलो, मैं सुरेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ डॉक्टर साहब कहिए ना। सौरभ ने झट से फोन सुरेश बाबू को थमाया। हाँ सुरेश जी। हाँ डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, क्या बात है? वह बात यह है कि विद्युत का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी चोट आई है, पैर में फ्रैक्चर आ गया है। सुन करके सुरेश बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ है वह? आपके पास कैसे पहुंचा? कब हुआ? कैसे हुआ? कैसे है अब? सुरेश बाबू एक साथ कई सवाल पूछते जा रहे थे। शारदा देवी को तो लकवा मार गया। सुन करके सारी खुशी काफूर हो गई। वह दहाड़ मार करके रोने लगी। आवाज नंदनी के कानों में गई तो उसकी जान हलक में आ गई। बच्चे को छोड़ करके भागी। कई अंदेशे पहले ही परेशान कर रहे थे। उस पर माँ जी का रोना। उसे यकीन हो गया कि विद्युत के साथ कुछ बुरा हुआ है। कमरे के बाहर आई तो सभी औरतें सर पकड़ करके बैठी थी। उसने सवालिया निगाहों से आशा की तरफ देखा तो आशा ने जो बताया उसे सुन करके बेहोश सी हो गई। सुरेश बाबू, सौरभ और आशीष हॉस्पिटल भागे। नंदनी पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी। इतनी रात को बच्चे को छोड़ करके जा भी नहीं सकते थे। बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। सब बैठ करके फोन आने का इंतजार कर रहे थे। कोमल बच्चे को संभाल रही थी। आधे घंटे बाद सौरभ का फोन आया। घबराने की बात नहीं है,
पैर थोड़ा डैमेज हो गया है, प्लास्टर चढ़ा दिया है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1 आध महीने लगेंगे ठीक होने में। पर यह सब हुआ कैसे और कब? आशा ने पूछा। वह एक ऑटो वाले से टक्कर हो गई। शुक्र मनाओ कि वह बड़ी दुर्घटना टल गई। शाम को ही यह सब हुआ है। विद्युत के दोस्त ने एडमिट करवाया। घर में फंक्शन था इसलिए विद्युत ने मना किया हम सबको बताने से। कल सुबह लेकर के आएंगे। अब रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। तुम लोग खा पी करके सो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। शारदा देवी का रो रो करके बुरा हाल था। जल्दी से जल्दी अपने बेटे को देखना चाहती थी। आशा ने बहुत मना करके सुलाया। आदित्य नंदनी के पास ही रही, उसे सांत्वना देती रही, पर नंदनी भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसे यकीन था कि घर ना आने के चक्कर में वह इधर उधर भटक रहे होंगे। उसे अपने नसीब पर रोना आ गया। या माता रानी, कैसी विडंबना है, एक खुशी के बदले कई सारे गम दे डाले। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे संभालूं परिस्थितियों को। वह मन ही मन तड़प रही थी। नंदनी के लिए वो रात युग के बराबर बीता। रात भर करवटें बदलती रही। सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह 10 बजे तक विद्युत को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तो विद्युत की मजबूरी थी, वह पैर भी हिलाने में असमर्थ था, तो उसे अपने बेडरूम में ही हर समय रहना ही था। उसे इस हाल में देख करके नंदनी की आंखें डबडबा गई। विद्युत के इस हालत के जिम्मेदार वह खुद को मान रहे थे। ना वह विद्युत की जिंदगी में आती, ना विद्युत जीवन से यूं निराश होता, ना वंश दुनिया में आता और ना ही विद्युत की निराशा और बढ़ जाती। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची थी उसे नंदनी नाम की परेशानी से बाहर निकलने का। वह क्या करे, अपनी खुशी देखे कि विद्युत की? वह इन प्रश्नों से जूझ रही थे और अंततः उसने फैसला किया कि वह अपनी खुशी को ताक पर रख करके विद्युत की खुशी देखेगी। विद्युत को भरपूर खुश रखने की कोशिश करेगी। इसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। नंदनी ने विद्युत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आशा विद्युत का ख्याल रखने में तत्पर थी। नंदनी की हिम्मत नहीं थी विद्युत के पास जाने के। ऊपर से वह खुद भी बीमार थे। शारदा देवी ने कहा कि नंदनी तू वंश पर ध्यान दे, विद्युत को हम संभाल लेंगे। नंदनी के पास हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन ही कहाँ था। वंश की देखभाल भी अत्यंत जरूरी थी। वह अभी बिल्कुल अबोध था। अब तक आशा विद्युत की प्रॉपर देखभाल करती रही। नंदनी दूर से ही देखती रही। पर 4-5 दिनों में सौरभ की छुट्टियां खत्म हो गई तो मजबूरन उन्हें जाना ही पड़ा। आशीष और आदित्य भी उनके साथ ही निकले। अब घर में रह गए शारदा देवी, नंदनी और कोमल। नंदनी ने वंश की जिम्मेदारी कोमल को सौंप दी और खुद लग गई विद्युत की तीमारदारी में, अर्थात सेवा में। विद्युत उसे भाव नहीं देता था, उसे अपने पास आने नहीं देता था। कहता माँ को भेज दो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। पर नंदनी अनसुना कर देते और खुद ही सारा भार संभाल ले। समय समय पर दवा देना, गर्म पानी से शरीर पोंछ करके कपड़े बदलना, नाश्ता खाना, सब का ख्याल रखते। इसके अलावा भी उसने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, फल फ्रूट दूध जूस सब का। शारदा देवी पोते में लगी रहती। कोमल किचन का सारा काम संभालती और नंदनी के कहे अनुसार सब कुछ करते, जिससे नंदनी को काफी राहत थे। धीरे धीरे विद्युत पहले से बेहतर हो रहा था। ऑफिस का काम थोड़ा बहुत वह यहीं बैठे बैठे किया करता था। जो कहता नंदनी हाजिर कर देती। शारदा देवी कभी कभी वंश को उसके बगल में लिटा देती, पर वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एक दिन शारदा देवी वंश को विद्युत के बगल में लिटा करके नहाने लगी। कोमल और नंदनी किचन में लगे थे खाने की तैयारी में। विद्युत अपने काम में व्यस्त था, किसी अधूरे नक्शे पर वर्क कर रहा था। वंश की तरफ देख भी नहीं रहा था। बेचारा पड़े पड़े हाथ पैर मार रहा था। अचानक कुछ देर बाद विद्युत की नजर वंश की तरफ गई तो उसने देखा कि वंश लगातार उल्टी किए जा रहा था। पूरी उल्टी चेहरे पर फैल रहा था, नाक में जाने वाला था। विद्युत को सांप सूंघ गया। अचानक होश में आया, जल्दी से नक्शे के पेपर को फेंक करके वंश को उठाया। उसकी जान हलक में आ गई। उसको अभी कुछ हो जाता तो वह माँ को और नंदनी को क्या जवाब देता। उसका मन उसे धिक्कार रहा था। जल्दी से उसने पास रखे लंगोट से वंश की उल्टी साफ की, उसे अपने कंधे पर लिटाया ताकि उसके नाक में अगर जरा भी
पानी गया हो तो बाहर आ जाए। वंश अब ठीक था। इतने दिनों में पहली बार उसने वंश को गोद में लिया था। आज उसे एक अलग एहसास हो रहा था। वंश उसके कंधे पर सुकून से सो रहा था। विद्युत उसके प्रति प्यार के अनुभूति से सराबोर हो रहा था। उसकी आंखें नम थे। उसने वंश को गोद में लिया और अपलक देखता रहा। वंश विद्युत की भी परछाई था, बिल्कुल उसके जैसा ही था। उसने वंश के माथे को प्यार से चूम लिया। नंदनी वंश की रोने की आवाज सुनकर के दौड़ी थी, पर दरवाजे पर आकर के ठिठक गई। अंदर का नजारा उसके लिए अलौकिक था। आंखों से आंसू छलक उठे। इतनी खुशी उसने आज तक महसूस नहीं की थी जो आज हो रही थी। वह कमरे में जाने के बजाय किचन की ओर मुड़ गई। वह बाप बेटे के प्यार के बीच में नहीं आना चाहते थे। उसके ओंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। नंदनी को यूं मुस्कुराते देख करके कोमल ने छेड़ा, क्या बात है दीदी, क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? जीजा जी ने आई लव यू कहा है क्या? क्या कोमल तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में वह दिन कभी आएगा? इतनी खुशी परमात्मा ने मेरे हिस्से में नहीं लिखी है, पर जो आज देखा वह भी काफी है मेरे लिए। दीदी क्या देखा, मुझे भी तो बताओ ना। नंदनी ने सारी कहानी उसे सुना दी। अरे वाह दीदी, कोमल सुन करके उछल पड़ी। दीदी तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी बुरे नहीं हैं, बस कठोर होने का दिखावा करते हैं। हाँ कोमल तुम ठीक कहती हो, चल जल्दी रोटी बना लेते हैं। नंदनी को सहसा याद आया। विद्युत अब वंश से मुंह मोड़ करके नहीं रह पाता। उस दिन की घटना ने उसे झकझोर करके रख दिया था। दूध मोहे बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी सांस रुक जाती, तो यह सवाल उसे कई दफा परेशान करते रहे। इसलिए अब वह वंश का ख्याल रखता। वंश लगभग 6 महीने का हो गया था। कोमल कब का अपने घर चली गई थी। विद्युत भी अब ठीक था, अब खुद से चलने लगा था। चल नहीं रही थी तो नंदनी की ख्वाहिशें ज्यों की त्यों थी। विद्युत वंश से काफी घुल मिल गया था। वंश तोतली आवाज में दादा पापा बोलने लगा था। सुरेश बाबू पोते पर निसार होते रहते थे। शारदा देवी की तो जान था। जब तोतली आवाज में दादा कहता तो सुरेश बाबू गदगद हो जाते। यूं तो शारदा देवी बहुत, पर नंदनी और विद्युत के लिए कभी कभी बेहद दुखी हो जाती। वह समझती थी कि नंदनी से बेहतर लड़की उन्हें विद्युत के लिए नहीं मिल सकती थी। भले तिलक दहेज अच्छा खासा मिल जाता, पर ऐसी लड़की नहीं मिलती। पर यह बात भला विद्युत को कैसे समझाती, वो तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। उसकी तो आंखों में क्रोध की पट्टी बंधी थी। इतने दिनों में नंदनी ने सास ससुर का दिल पूरी तरह से जीत लिया था, पर विद्युत के पत्थर दिल को नहीं पिघला सके। अंदर ही अंदर ये गम उसे खाए जा रहा था। कभी कभी वह सोचती कि कहाँ कमी रह गई। विद्युत के ठीक होने में नंदनी का बहुत बड़ा हाथ था। दिन रात उसके सेवा के बदौलत ही विद्युत उठ खड़ा हुआ था, और उसे ना शुक्र का जरा भी कदर नहीं थी, या शायद थी पर वह जताना नहीं जानता था। वह तो इसकी जरा भी परवाह नहीं करता था। इसका अंदाजा वह इस बात से लगा चुकी थी कि एक दिन सुबह सुबह नाश्ता बनाने के क्रम में नंदनी का पैर किचन में पड़े आलू के छिलके पर जा पड़ा और फिसल करके वह बुरी तरह गिर गई। नंदनी के पैर में भयंकर मोच आई तो वह दर्द से बिलबिला रही थी। ऐसा नहीं कि विद्युत ने कुछ नहीं किया। उसने जल्दी से फर्स्ट एड किट से क्रीम जेल निकाला और नंदनी को थामते हुए कहा कि ये लो, लगा लो, दर्द में आराम मिलेगा। नंदनी ने चुपचाप ले लिया बिना कुछ बोले, और सोचने लगी पैर का दर्द तो फिर भी ठीक हो जाएगा, पर दिल के दर्द का क्या, वह कैसे ठीक होगा। नंदनी हफ्तों उस दर्द से तड़पती रही, पर विद्युत उसके दर्द से बेखबर बना रहा। आखिरकार शारदा देवी उसे हॉस्पिटल ले गई। तब जाकर के कुछ दिनों बाद उसका पैर ठीक हो पाया। तो अब उसे यकीन हो गया था कि विद्युत अपने दिल के दरवाजे उसके लिए कभी नहीं खोलेगा। वह उसे हमेशा लाक करके रखेगा ताकि नंदनी के घुसने का कोई गुंजाइश ना हो। नंदनी हार मान चुकी थी। इस बात से खुश होने की कोशिश करती कि चलो मुझसे ना सही, कम से कम अपने बेटे से तो प्यार करते हैं। दिन बीतते गए। वंश अब साल भर का हो गया, पर नंदनी अभी तक अपने मायके नहीं गई थी। जब भी जाने का नाम लेती लोग मना कर देते। वंश के
बिना कैसे रहेंगे। विद्युत भी वंश को अपनी पलकों पर बिठा के रखता, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताता। पर अब नंदनी घर जाने के लिए बेचैन हो रही। माँ की सहेलियों की बड़ी याद आ रही थी उसे। संयोग से नंदनी के पापा का फोन आया तो उन्होंने बताया, नंदनी बेटा, नेहा की शादी तय हो गई है, अगले महीने ही है, तो बेटा अब तो आ जा, कब से माँ तुम्हारी राह देख रही हैं। नंदनी ने हुलसित हो करके कहा कि हाँ पापा, अब तो जरूर आऊंगी। बेटा 2-4 दिन पहले ही आना, बेटा शादी ब्याह के घर में हजारों काम होंगे, नंदनी के पापा ने उसे प्यार से कहा। हाँ पापा, आप फिक्र मत करिए, मैं आ जाऊंगी, नंदनी ने कह करके फोन कट कर दिया। नंदनी उत्साहित होकर के सासू माँ को मनाने लगी, माँ जी अब तो जाने दीजिए, नेहा का ब्याह तय हो गया है, प्लीज माँ जी, पापा ने 2-4 दिन पहले ही आने को कहा है। ठीक है बहू, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बस एक बार विद्युत से और विद्युत के पापा से पूछ लूं। फिर शाम को शारदा देवी ने विद्युत के पापा से पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। रात में खाते समय विद्युत से पूछा तो उसने बेरुखी से कहा, मैं क्या कहूँ, जिसे जाना हो जाए, ना जाना हो तो मत जाए। नंदनी को सुन करके बहुत दुख हुआ, पर अब तो उसे आदत हो गई थी ऐसी बेरुखी की। शारदा देवी ने उसे जाने की परमिशन दे दी। वह खुशी से झूम उठी, जाने के लिए दिन गिनने लगी, क्योंकि नंदनी पहली बार मायके जा रहे थे तो शारदा देवी कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। सो उन्होंने नंदनी से कहा कि नंदनी, जो भी सामान चाहिए तुम्हारे लिए, वंश के लिए, एक लिस्ट बना लो, मार्केट जाके खरीद लेंगे। पहली बार मेरा पोता ननिहाल जा रहा है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, नंदनी ने गर्दन हिलाया। जाने की सब तैयारी हो गई थी, सारी पैकिंग हो गई। अब नंदनी बेसब्री से अपने पिता का इंतजार कर रहे थे और वो दिन आखिर आ ही गया जब उसके पिता शुभ दिन देख करके उसे लिवाने आ गए। नंदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कल सुबह की ट्रेन थी, नंदनी को लग रहा था कि रात हो ही ना बल्कि सीधे सुबह हो जाए। आज की रात और लंबी थी, काटते नहीं कट रही थी। माँ से क्या बात करेंगे, सखियों से क्या कहेगी, कैसे पड़ोस के चाचाओं को यहाँ बेरोक टोक भागेगी। बिल्कुल आजाद वह उस खुशी को अभी से फील कर रही थी। ख्वाब देखते देखते सुबह हो गई। तड़के ही उठ करके उसने जल्दी से नहा धो करके खाना बना दिया सबके लिए, पिता को नाश्ता कराया, फिर वंश को तैयार करके दादी की गोद में डाल दिया। अब उसकी बारी थी तैयार होने की। आज वो डार्क पिंक कलर की प्योर सिल्क की साड़ी, डार्क ब्लू कलर की बॉर्डर और उस पर महीन जरी वाली वर्क वाला पहन करके परी लग रहे थे। उसने बहुत दिनों बाद अपने लंबे बालों की चोटी बनाई, हल्का पिंक लिपस्टिक और पिंक कलर की बिंदी लगा करके वह एकदम नई नवेली दुल्हन लग रहे थे। विद्युत सुबह देर से उठा, उठते ही आईने में नजर गई तो नजरें वहीं ठहर गई, नंदनी को देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि बस उसे देखता ही जाए। नंदनी खूबसूरत तो उसे पहले भी लगती थी, पर आज तो गजब ढा रही थी। नंदनी को एहसास हुआ कि किसी की नजरें उस पर देख रही हैं। उसने मुड़ करके देखा तो विद्युत एकदम से झेप गया, जल्दी से बाहर चला गया। बाहर जा करके उसने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, ये लोग जाएंगे कैसे? ट्रेन से। हाँ शायद। और क्या? शारदा देवी ने कहा। पर माँ, वंश बहुत छोटा है और नटखट भी है, तो ट्रेन में जाना ठीक रहेगा? विद्युत ने चिंतित होकर के पूछा। नहीं, ठीक तो नहीं रहेगा, पर कर भी क्या सकते हैं, शारदा देवी ने कहा। माँ, यहीं से गाड़ी ठीक कर देते हैं, पहुंचा देगा। वंश बहुत छोटा है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वंश और नंदनी के लिए इतनी फिक्र देख करके शारदा देवी को अच्छा लगा। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो, बुला लो गाड़ी वाले को, शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली। आधे घंटे बाद गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। नंदनी ने सुना तो खुश हो गई। अब वह निश्चिंत थी और थोड़ी गौरवान्वित भी थी। अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गाड़ी दरवाजे तक जाएगी तो। और नंदनी पूरे 2 साल बाद अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ी, सारे टेंशन को पीछे छोड़ करके। आज वह खुश थी। नंदनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वंश गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहा था, बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहा था, बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। पापा, वंश को अब आप संभालिए, बहुत परेशान कर रहा है, नंदनी ने झल्लाते हुए कहा तो वंश को उसके नाना ने अपने गोद में उठा लिया। नंदनी, वंश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, काला टीका लगा के रखना, नहीं तो नजर लग जाएगी। गांव में सबकी
कैसी कैसी नजरें होती हैं। नंदनी के पापा ने फिक्रमंदी से कहा, क्या पापा आप भी? नंदनी ने हंसते हुए बोला, ठीक है, लगा करके रखूंगी। पापा और कितनी दूर है? मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। नंदनी अब ऊब रही थी गाड़ी में बैठे बैठे। बस बेटा पहुंच गए, 10 मिनट और है। नंदनी खुश हो गई। थोड़ी देर में गाड़ी कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी तो समझ गई अब गांव आ गया और ठीक से साड़ी वाड़ी संभाल करके बैठ गई। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। गाड़ी के हार्न सुन करके कोमल दौड़ी, जल्दी से पानी और दही लेकर के आओ माँ, लगता है नंदनी दीदी आ गई। आस पड़ोस के लोग बड़े से लेकर के बच्चे तक सब जमा हो गए। नंदनी के खुशी के क्या कहने हैं, पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इतने महीनों बाद अपने घर वाले और अड़ोस पड़ोस वालों को रूबरू देख करके नंदनी की खुशी चौगनी हो गई थी। माँ को देख करके नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। कोमल ने बच्चे को दही लगा करके चंदन का टीका लगाया। नंदनी की माँ ने लपक करके नाती को अपनी गोद में उठा लिया। फिर नंदनी को टीका और दही लगा करके उतरने में मदद की। वंश जोर जोर से रोने लगा। नानी ने कितना भी चुप कराने की कोशिश की, पर अजनबी चेहरों को देख करके वह रोए जा रहा था। मजबूरी बस नंदनी को ही लेना पड़ा। नंदनी फर्स्ट टाइम ससुराल से मायके आई थी तो देखने वालों की भीड़ लगी थी। सभी औरतें उसके ठाट बाट देख करके उसे सराह रही थी। वाह नंदनी की माँ, नंदनी तो महारानी लग रही है। ऐसा ही घर वर नेहा को भी मिले तो तुम गंगा नहा लो, बड़की चाची ने कहा। नंदनी की माँ खुशी से खिल उठी। गुड्डी भी थोड़ी देर में भागी आई। आखिर उसकी पक्की सहेली आई थी। बहुत सारे किस्से कहने थे, सुनने थे। आते ही दोनों सहेली लग गई बातों में। बेटा तो बहुत सुंदर है नंदनी, बिल्कुल तुम पर गया है। गुड्डी हंसते हुए बोली, नहीं पापा पर गया है। नंदनी सकचाते हुए बोली, अच्छा जी, वह क्या है ना, मैंने इसके पापा को तो ठीक से देखा नहीं ना। तुम तो मेरे पीछे में ही शादी करके तैयार हो गई। मेरा इंतजार कर लेती यार, मैं भी तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाती। नंदनी मायूस हो गई। याद मत दिलाओ, वह भी कोई शादी हुई, बस किसी तरह निबाह कर दिया गया। उसकी सजा तो आज तक भुगत रही हूँ। नंदनी धीरे से भुनभुनाई, बस बस उदास ना हो, आज खुशी का दिन है तो खुशियां मनाते हैं। नंदनी भी हंस पड़ी। अच्छा नंदनी, आज तुम चाची से बातें करो, हम बाद में जी भर करके बातें करेंगे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। नंदनी ने भी हाँ कहा तो गुड्डी चली गई। नंदनी और उसकी माँ की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। नंदनी हर अच्छी बात याद करके माँ को बता रही थी, अपनी सासू माँ के किस्से, पापा जी की बातें कि सब उसे कितना चाहने लगे हैं। और दामाद जी कैसे हैं नंदनी? वो खुश तो है ना? तुम दोनों खुश तो हो ना? नंदनी एक पल के लिए खामोश हो गई। क्या बताएं कि उन दोनों के बीच खुशी जैसे कुछ होने की उम्मीद भी नहीं है। तभी कोमल बीच में बात काट करके बोली, क्या माँ, सारी बातें आज ही पूछ लोगी? अभी तो दीदी रहेगी ना, कर लेना जी भर करके बातें। फिलहाल शादी की तैयारी कर लें। हाँ क्यों नहीं, चलो बताओ मुझे क्या करना है? नंदनी ने उठते हुए कहा और फिर कामों में लग गई। वंश धीरे धीरे एडजस्ट होने लगा था, सबको पहचानने लगा था, अब तो सबके पास जाने भी लगा था। नंदनी को थोड़ी राहत मिली, वरना काम कैसे होता? काम करती है या वंश को संभालती? वैसे नेहा ने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। उसे कहीं बाहर जाना नहीं था और कुछ करना भी नहीं था, क्योंकि उसकी शादी जो हो रही थी तो वंश को खिलाने पिलाने नहलाने और मालिश करने का काम उसने संभाल लिया था। बाकी कभी इस गोंद से तो कभी उस गोंद में घूमते रहता। सभी बच्चे उसे हाथों हाथ लेने के लिए बेचैन रहते। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। नंदनी ने खूब एंजॉय किया। गांव में और भी लड़कियों की शादी थी तो भूली बिसरी सखी सहेलियों से मिलने का मौका मिल गया तो और भी खुश हो गई। सब कुछ भूल करके मगन थी, जैसे इतने ही दिनों में ही जिंदगी जी लेना चाहती थी। वहां जा करके तो बेरुखी ही मिलने वाली थी। कौन सा विद्युत उसके लिए बेकरार बैठा होगा, वह मन ही मन सोचती और तब दुखी हो जाती। पर इधर सचमुच विद्युत बावरा बना बैठा था। किसी काम में उसका मन नहीं लगता, हमेशा चिड़चिड़ा रहता।
टाइम पे खाना पीना भी नहीं खाता, हमेशा ऑफिस में पड़ा रहता, घर में आने का उसका मन ही नहीं करता। पर उसे पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचता वंश के बिना घर कितना सूना सूना लगता है, पर किसी से कहता कुछ नहीं। विद्युत की ऐसी हालत और उसके रवैये से शारदा देवी परेशान थी। एक तो नंदनी और वंश के बिना घर वैसे ही काटने को दौड़ता है, ऊपर से विद्युत का यूं चुपचाप रहना उन्हें और बेजार करता है। एक दिन शारदा देवी ने कहा भी कि विद्युत, जाना बहू और वंश को ले आओ ना, घर एकदम सूना सूना लगता है, वंश के बिना जरा भी अच्छा नहीं लगता। पर उसने साफ मना कर दिया, सॉरी माँ, पर मुझसे ये ना होगा, पापा को भेज दो ना। बेटा, नंदनी के गांव वाले क्या कहेंगे कि क्या बात है, दामाद नहीं आए लेने, ससुर आए हैं, उनकी जग हंसाई होगी। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा माँ, चाहे कोई आए या ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत ने झुंझला करके कहा। शारदा देवी बेटे के मुंह से ऐसी कठोर बातें सुन करके मौन हो गई। नंदनी को गए 1 महीने से ऊपर हो गया था और अब पोते के बिना ना तो सुरेश बाबू का मन लग रहा था और ना ही शारदा देवी का। दोनों उदास थे वंश के बिना। विद्युत की मां नंदनी को फोन लगाओ कि अब वो आ जाए वंश को लेकर के। सुरेश बाबू ने शारदा देवी से कहा तो शारदा देवी बिना देर किए फोन लगा दी। उधर से हेलो की आवाज आने पर विनम्रता से कहा कि मैं नंदनी की सास बोल रही हूँ, क्या आप जरा उसे बुला देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं समधन जी, अभी बुला भेजती हूँ। उधर से आवाज आई। थोड़ी देर बाद नंदनी फोन पर थी। हेलो, हाँ नंदनी बेटा, मैं विद्युत की माँ बोल रही हूँ। बेटा कैसी है? अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? नंदनी ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। नंदनी बेटा, अब वापस आ जाओ ना, वंश के बिना जी नहीं लगता है, उसके दादा भी परेशान हैं अपने पोते के लिए। शारदा देवी ने मिन्नत की। पर अकेले कैसे आऊं माँ जी, लोग क्या कहेंगे? अकेले क्यों, अपने पापा के साथ आ जाओ, शारदा देवी ने कहा। पर माँ जी, अभी धान की बुआई चल रही है और नेहा की शादी के बाद से पापा की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है, टेंशन और थकान दोनों है, तो मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझे जाना है? नंदनी ने उदास होकर के कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहू, पापा को परेशान मत करो, मैं विद्युत से बात करके देखती हूँ। उन्होंने नंदनी को झूठी उम्मीद दे करके फोन काट करके रख दिया। नंदनी दीदी, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। उसका भाई आकाश खुशी से चिल्लाते हुए आया। नंदनी के कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बोल रहा है बाबू, मजाक कर रहा है ना? नहीं दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, जीजा जी आए हैं कार से, हाथ में बड़ी सी सूटकेस है। सुन करके नंदनी की माँ कोमल सभी दरवाजे की तरफ भागे। देखा तो साक्षात जमाई बाबू दरवाजे पर खड़े थे। मारे खुशी के सब पागल हो रहे थे। नंदनी बरामदे की ऊंट से छुप करके देख रही थी। आज अपने नसीब पर उसे प्यार आ रहा था। कोमल ने हाथ से सूटकेस ले लिया। नंदनी की अम्मा ने खाट बिछा करके जल्दी से चादर डाला और बड़े आदर से बैठाया। फिर नंदनी के पास से वंश को लेकर के उनकी गोद में बैठा दिया। विद्युत वंश को देख करके सारी थकान भूल गया। वह प्रेम से वंश को पुचकारने लगा। विद्युत ऊंट में छुपी नंदनी को देख करके मुस्कुरा रहा था। अब लोग विद्युत की आओ भगत में लगे थे। सब नाश्ता पानी के इंतजाम में लगे थे। कोमल माँ के साथ मिल करके पूरियां तल रहे थे। मौका देख करके विद्युत नंदनी के पास चला आया और प्यार से पूछा, कैसी हो नंदो? मेरे बिना कैसे कटी इतने दिन? मैंने तो तुम दोनों को बहुत मिस किया, तन्हाइयों में तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। चलो अब अपने घर चलो, बहुत हो गया माँ से मिलना जुलना, बल्कि अपना घर संभालो। विद्युत प्यार से सराबोर था। नंदनी आत्म विभोर होकर के सुन रही थी। उसकी आंखों से झरझर मोती झड़ रहे थे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। चलो ना यार, अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ, शाम तक निकलेंगे, विद्युत प्यार बरसाते हुए बोला। नंदनी खुशी खुशी तैयार होने लगी। नंदनी की माँ और बहनें उसके लिए बहुत खुश भी थी और दुखी भी। नंदनी सबसे गले लग करके रो रही थी। नंदनी के पापा के दिल ही दिल में उसे ढेरों दुआएं दे रहे थे। विद्युत सबके पैर छू के गाड़ी में बैठ चुका था। वंश उसकी गोद में बैठ करके मचल रहा था। नंदनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि नंदनी की माँ ने आकर के जगा दिया। उठना बेटा, सुबह हो गई है, वंश को भूख लग रही होगी। हाय, कितना सुंदर सपना था, काश ऐसा होता। उसकी आंखें भीग गई। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है।
दूर कहीं रेडियो से गाने की आवाज आ रही थी। शारदा देवी ने मौका देख करके विद्युत से बात छेड़ दी। बेटा जाना, ले आओ ना मेरे पोते को, हमारा मन नहीं लगता है उसके बगैर। तुम्हारे पापा बहुत मिस कर रहे हैं अपने पोते को। नंदनी के पापा बीमार हैं, नहीं तो वही पहुंचा देते। भाई अभी छोटा है तो कैसे उसके साथ आए। जाओ ना विद्युत, जिद छोड़ दो ना बेटा, तू कब तक नाराज रहेगा नंदनी से। ऐसे भी जो हुआ उसमें उसकी क्या गलती है, उस बेचारी को क्यों सजा दे रहे हो। इतनी प्यारी बच्ची है, उसने हमारा दिल जीत लिया है, जो हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। गुस्सा थूक देना विद्युत। पर विद्युत पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। माँ ऐसा क्यों नहीं करती, उधर से बोलिए किसी को ट्रेन में बैठा देने के लिए, इधर स्टेशन से पापा जा करके ले आएंगे। कह करके विद्युत बाहर चला गया। शारदा देवी अपना सर पकड़ करके बैठ गई। कब तक ये लड़का नंदनी को और खुद को भी सजा देता रहेगा। इसी टेंशन में उन्होंने आशा को फोन लगाया। फोन सौरभ ने उठाया। क्या बात है माँ, आप परेशान लग रही हैं, पोते के बिना मन नहीं लग रहा है। नंदनी जी कब आ रही हैं? क्या बताऊं दामाद जी, यही तो टेंशन है। शारदा देवी दुखी होकर के बोली। तो विद्युत को बोलिए ना कि जा करके ले आए। सौरभ बोले। विद्युत सुन लेता तो फिर क्या ही टेंशन थी। विद्युत तो हर हाल में अपनी जिद पे अड़ा है, दीवाना बना घूमता है, पर दिल की बात सुनता नहीं है। पता नहीं क्या लिखा है नसीब में। शारदा देवी बेहद मायूसी से बोली। हूँ, समस्या गंभीर है, पर आप परेशान ना हो माँ, समय सब ठीक कर देगा। कह करके सौरभ ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 6 दिनों बाद नंदनी के पापा को सौरभ का फोन आया। अंकल आप कैसे हैं अभी? अब पहले से ठीक हूँ बेटा। अंकल एक काम करेंगे? हाँ हाँ बोलिए ना बेटा, क्या करना है? आपके तो इतने एहसान हैं हम पर कि आपके लिए जान भी दे दूं तो कम है। नहीं नहीं अंकल, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बस आपसे छोटा सा फेवर चाहिए, मेरा मतलब छोटी सी मदद। सौरभ ने हंसते हुए कहा। तो मैं क्या मदद करूं बताइए ना, नंदनी के पिता ने गंभीरता से पूछा। अगर आप ठीक हैं तो नंदनी जी को लेकर के यहाँ बंगलौर आ जाइए, कुछ दिन यहाँ रहेंगी, बाद में मैं उन्हें दिल्ली पहुँचा दूंगा। और आप दिल्ली फोन करके बता दीजिएगा कि आपने गाड़ी चढ़ा दिया है दिल्ली के लिए। और याद रहे इसकी भनक किसी तीसरे को नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि नंदनी की माँ को भी नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। कह करके सौरभ ने फोन रख दिया। नंदनी के पापा असमंजस में थे, पर सौरभ बाबू के कारण ही उनकी नंदनी का घर बसा था, तो इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। सो उन्होंने एक दिन मौका देख करके स्टेशन जा करके टिकट कटवा लाए। घर आकर के नंदनी से कहा, बेटा सामान पैक कर लो, परसों पहुंचा देता हूं। नंदनी उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि सुबह का सपना शायद सच हो जाए और विद्युत उसे खुद लेने आए। वैसे उसे भी पता था कि यह दिवा स्वप्न ही है जो कभी सच नहीं हो सकता। खैर जाना तो था ही। नंदनी जाने की तैयारी करने लगी। घर में मायूसी छा गई। वंश के बिना घर कितना सूना सूना हो जाएगा, यह सोच करके ही वंश की नानी की छाती फटी जा रही थी। नंदनी कहे ना कहे, पर वह नंदनी का दर्द भी बखूबी समझती थी। नंदनी को आए इतने दिन हो गए, पर दामाद जी का एक भी फोन नहीं आया। ये बात उन्हें चुभ रही थी और इसलिए वह बेहद चिंतित थे। सभी बच्चे भी बेहद उदास थे। गुड्डी भी जाने को सुन करके भागी भागी आई। अभी तो जी भर के दोनों सखियों में बात भी नहीं हो पाई थे। अभी तो कितने किस्से अधूरे ही रह गए। नंदनी अब कब भेंट होगी? गुड्डी पूछते पूछते रो पड़ी। नंदनी कहती भी तो क्या, उसे तो खुद ही नहीं पता था कि कब मिलना हो दोबारा। नंदनी हम भले मिले चाहे ना मिले, पर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, तुम हमेशा खुश रहना। मुझे तुम्हारी याद आएगी दोस्त। मुझे भी। नंदनी की आंखें भी बेताब थी रोने के लिए। सुबह 11 बजे की ट्रेन थी बेंगलुरु के लिए, पर क्योंकि दिल्ली की ट्रेन 10 बजे ही जाती थी, तो नंदनी के पापा नंदनी को लेकर के 9 बजे ही घर से निकल गए। नंदनी की माँ, मैं नंदनी को ट्रेन बैठा के उधर से नेहा के ससुराल चला जाता हूँ जमाई बाबू से मिलने। नंदनी के पापा ने बहाना बनाया।
माँ ने कहा कि ठीक है जी, पर अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में कहाँ जाएंगे। पर नंदनी के पापा ने उन्हें किसी तरह समझाया। नंदनी के आंसू सूख नहीं रहे थे। जहाँ सब प्यार करने वाले थे वहाँ उम्र गुजारने की इजाजत नहीं थी। सब कुछ छोड़ करके जाना था, और जहाँ प्यार की गुंजाइश नहीं थे, जहाँ प्यार के नाम पर इंतजार था, वहाँ जिंदगी बिताने की मजबूरी थी। खैर, नंदनी चल दी सबको पीछे छोड़ करके अपनी मंजिल की ओर। स्टेशन पर पहुंच करके उसके पापा ने कहा कि नंदनी, मुझे कुछ बताना है बेटा। क्या पापा, कहिए ना, नंदनी रुधे गले से बोली। वह बेटा, बात यह है कि 2 दिन पहले सौरभ बाबू का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें बंगलौर बुलाया है। कह रहे थे कि आशा की तबीयत ठीक नहीं है, तो शारदा देवी ने ही कहा है कि तुम्हें बेंगलोर बुला लो। बाद में समधी जी आकर के तुम्हें ले जाएंगे। पर पापा, आपने यह बात घर में क्यों नहीं बताई? नंदनी आश्चर्य से पूछ रही थी। वह बेटा, उन्होंने किसी को बताने से मना किया था कि खाम-खां परेशानी होगी। पर पापा, मैं अकेली बेंगलोर कैसे जाऊंगी? बेंगलोर तो बहुत दूर है। नंदनी चिंतित थी। नहीं बेटा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। इतना कह करके नंदनी के पापा नंदनी के ससुराल में फोन लगाने के लिए पीसीओ ढूंढने के लिए जाने लगे। नंदनी, तुम यहीं पर रहना बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कह करके चले गए। करीब 100 मीटर की दूरी पर एक पीसीओ दिखा। उन्होंने फोन लगाया तो फोन विद्युत ने ही उठाया। हेलो, कौन? विद्युत ने पूछा तो नंदनी के पिता गदगद हो उठे। दामाद जी, हम नंदनी के पापा बोल रहे हैं। जी प्रणाम, विद्युत को कहना पड़ा। वह दामाद जी, नंदनी को गाड़ी में बिठा दिया हूँ। बेटा जी, समय पर उतार लीजिएगा, छोटा बच्चा है, देर मत करिएगा जाने में, नहीं तो नंदनी घबरा जाएगी। उसने कुछ देखा भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, नंदनी के पापा कह रहे थे। विद्युत के मन में एक खुशी की लहर आती है जान पड़ी, पर वह उसी नीरस भाव से बोला, हाँ ठीक है, माँ को कहता हूँ। हाँ बेटा, अब मैं रखता हूँ, कह करके नंदनी के पापा जल्दी से फोन रख करके नंदी के पास भागे। नंदनी बेंगलुरु की ट्रेन में चढ़ गई थी। दोनों बाप बेटे अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। नंदनी के पिता सोच में डूबे थे, पता नहीं क्यों बुलाया है। सौरभ बाबू का यूं अचानक बुलाना उन्हें खटक रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ ली। बंस पहली बार इतनी भीड़ देख करके एक्साइटेड था, बार बार इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। नंदनी बामुश्किल से संभाल पा रही थी। दोपहर के 3 बजे के करीब विद्युत स्टेशन पहुंच गया नंदनी को लेने। गाड़ी नंबर तो याद था, पर एटीट्यूड में बोगी नंबर तो पूछना ही भूल गया। उसका माथा ठनका। अब वह नंदनी को ढूंढेगा कैसे? समस्या विकट थी। अब वह किससे पूछे? नंदनी के हाथ में थोड़े ना मोबाइल फोन था कि फोन करके पूछ ले। अब क्या करे? वो कौन सा नंदनी के मायके का नंबर याद करके बैठा था? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह अगर नंदनी खो गई तो? उसके हाथ पांव फूल रहे थे डर से। ट्रेन आने वाली थी, विद्युत का दिमाग सुन्न हो रहा था। माँ से पूछता हूँ। नहीं नहीं, माँ को टेंशन हो जाएगा और टेंशन में बीपी बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ और सोचता हूँ। पर क्या? ट्रेन आने वाली थी, मरता क्या न करता। प्लेटफार्म पर जा करके खड़ा हो गया जिस पर लोधीगंज से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन आकर के रुकी तो विद्युत भागा एसी कंपार्टमेंट की ओर। सेकंड टियर और थर्ड टियर दोनों छान मारा, पर नंदनी कहीं नहीं थी। सोचा शायद स्लीपर में होगी, बड़ा कंपार्टमेंट था, कहां कहां घूमता। फिर 5 मिनट बाद ट्रेन खुलने वाली थी, टाइम भी ज्यादा नहीं था, फिर भी रिस्क तो लेना ही था और कोई चारा भी तो नहीं था। और उम्मीद के खिलाफ स्लीपर में भी कहीं नजर नहीं आई तो वह थक हार करके नीचे उतरा। सारा स्टेशन छान मारा, नंदनी कहीं नहीं दिखी। उसके तो होश उड़ गए थे। अब क्या करे, किससे मदद मांगे? 3-4 घंटे स्टेशन से लेकर के बस खाक छानने के बाद वह घर फोन लगाया। फोन सुरेश बाबू ने उठाया। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ विद्युत, बोलो ना। बहू और बंस मिल गए ना? तुम लोग कहाँ हो? बड़ी देर हो गई और कितनी देर में पहुंचोगे? बंस ठीक है ना? तुम्हारी माँ उतावली हो रही है पोते से मिलने के लिए। सुरेश बाबू लगातार बोल रहे थे, विद्युत को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। पापा पापा प्लीज मम्मी से जरा बात कराइए। तो सुरेश बाबू ने शारदा को बुला करके फोन देते हुए कहा कि विद्युत बात करेगा। हाँ बेटा बोलो, कब से राह देख रही हूँ तुम लोगों की, कब तक आओगे? वह माँ, बात यह है कि नंदनी नहीं आई। हो सकता है ट्रेन छूट गया हो और वापस घर चली गई हो।
तो आप एक बार उसके घर फोन लगा करके पूछ लीजिए ना कि वे लोग वापस गए क्या। शारदा देवी को तो खून सूख गए डर के मारे, उनकी हालत खराब हो गई। ठीक है बेटा, मैं अभी लगाती हूँ। और शारदा देवी ने नंदनी के पड़ोस में फोन लगाया तो फोन पड़ोसी की आंटी ने उठाया। शारदा देवी घबरा करके बोली कि नंदनी की माँ से बात करनी थी। उन्होंने पूछा कि सब ठीक है ना समधन जी, नंदनी बिटिया ठीक से पहुंच गई ना। सुन करके शारदा देवी के तो होश उड़ गए, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा हाँ पहुंच गई, और फोन रख दिया। विद्युत के घर में हाहाकार मच गया। थोड़ी देर विद्युत ने पुनः कॉल किया। थोड़ी देर बाद विद्युत ने पुनः कॉल किया। बात हुई थी माँ? क्या कहा उन लोगों ने? नंदनी नहीं चली ना आज? विद्युत आशावान्वित हो करके पूछ रहा था। नहीं बेटा, नंदनी तो आज ही चली है। उसके पड़ोसी तो पूछ रही थी कि अब तक पहुंच गई होगी ना। विद्युत, मेरे बहू और मेरे पोते को वापस लेकर के आओ। विद्युत, मेरा पोता मुझे चाहिए। ठीक है माँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कुछ भी कर, पर मेरा पोता मुझे वापस ला करके दो। शारदा देवी रोए जा रही थी। विद्युत को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर उसने सौरभ को फोन लगाया। फोन आशा ने उठाया। क्या बात है विद्युत, इतना घबराया हुआ क्यों है? दीदी, आज सुबह 11 बजे नंदनी और वंश ट्रेन पकड़े थे दिल्ली आने के लिए, पर अब तक नहीं आए। वह ट्रेन तो कब का आ गई, आशा के तो होश उड़ गए। क्या कह रहा है विद्युत, या तूने किया क्या? माँ कितनी कहती रही तुम्हें कि जा करके ले आओ, पर तुमने नहीं माना। अब कहाँ गए होंगे दोनों? नंदनी अकेली है, छोटा सा बच्चा है साथ में, कहाँ रह गई? कहीं 1-2 स्टेशन पहले तो नहीं उतर गई? शायद उसे पता नहीं चला होगा। आशा ने उम्मीद जगाई। हाँ, यह हो सकता है दीदी, पर कुछ नहीं, जाओ ढूंढो। रात भर कहाँ रहेंगे वे लोग? सौरभ मार्केट गए हैं, आते ही होंगे तो बताती हूँ। विद्युत ने कहा ठीक है, मैं भी पीछे स्टेशन पर जा करके देखता हूँ। फिर विद्युत 11-12 बजे तक स्टेशन, सड़कों, गलियों की खाक छानता रहा, पर नंदनी कहीं नहीं दिखी। निराश होकर के 1-2 बजे तक घर लौटा। घर में सन्नाटा पसरा था। शारदा देवी पोते के गम में अधमरी हो रही थी। विद्युत को देख करके शारदा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। यह तूने क्या किया बेटा? एक भोली भाली निरपराध लड़की को सजा दी, उसे सताया, उसे 1 पैसा का भाव नहीं दिया। उसी की सजा ईश्वर ने हम सबको दी है। कितनी प्यारी थी नंदनी, उसने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, हमसे भी कोई शिकायत ना रखी, हर संभव हमारी सेवा की, हमारा ख्याल रखा। ईश्वर ने तुम्हारे कर्मों की सजा उसे क्यों दी? कहाँ दर दर भटकेगी? मेरे पोते का क्या होगा? फूल सा बच्चा ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। सुरेश बाबू एकदम खामोश थे। आशीष को फोन लगाया। क्या? नहीं, वहां भैया बेकार में परेशान होंगे, विद्युत ने कहा। तो शारदा देवी तिलमिला उठी। तुम्हें भाई की परेशानी दिखती है, भाभी की, दादी की परेशानी भी दिखती है, पर बीबी की परेशानी नहीं दिखी। बेचारी की जिंदगी को नीरस बना दिया तूने। विद्युत क्या बोले कि उसे क्या क्या दिख रहे हैं अभी। आशीष को फोन लगा करके वह रेल विभाग में ही है, तो उसे कुछ तो सहूलियत होगी पता करने में। हो सकता है नंदनी जल्दी जल्दी में 1-2 स्टेशन आगे चली गई हो। आशीष स्टेशन मास्टर से कह करके बेहतर पता लगा सकता है। विद्युत ने आशीष को फोन लगा करके सारी बात बताई। सुन करके आशीष भी भारी चिंता में पड़ गया, पर ढांढस बंधाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, नंदनी मिल जाएगी, मैं पता लगाता हूँ। आशीष से बात करके विद्युत अपने बेडरूम में आ गया। यूं तो जब से नंदनी गई थी तभी से यह रूम वीरान लगता था, पर आज तो और बुरा लग रहा था। कमरे में मनहूसियत छाई हुई थी, हर चीज उदास थी। विद्युत जैसे तैसे करके लेट गया, बिना कुछ खाए पिए। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों में चलचित्र की भांति सारी घटनाएं घूमने लगी। नंदनी कहाँ आना, नंदनी की खूबसूरती, नंदनी की मासूमियत, उसके लिए एक पैर पर खड़े रहना, पैर टूटने पर दिन रात करके उसकी सेवा
सेवा करना। वो रात जब विद्युत और नंदनी एक हुए थे, वह हर रात बड़ी भयानक थी विद्युत के लिए, पर आज उसे वह रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज वह तड़प रहा था नंदनी से मिलने के लिए, उसकी आंख से आंसू बहे जा रहे थे। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, और शायद यही वजह थी कि आज विद्युत खून के आंसू रो रहा था नंदनी के लिए, जैसे कभी नंदनी रोती थी विद्युत के लिए। जाने कब उसकी आंख लगी, थोड़ी देर के लिए, सुबह भी जल्दी ही आंख खुल गई। आज तो चाय पानी के भी वादे थे, सब लोग बेजान से थे। सुरेश बाबू ने कहा क्यों ना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं गुमशुदगी की, पुलिस जल्दी खोज निकालेगी। परंतु शारदा देवी ने कहा कि 2-4 दिन रुकते हैं, शायद नंदनी घर आ जाए। पुलिस में जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, जितनी मुंह उतनी बातें बनेगी, कोई नहीं मानेगा कि खो गई है। बस यही कहेंगी कि बेटा समझता नहीं था, इससे तंग आकर के बहू भाग गई। शारदा देवी की बातों से सुरेश बाबू भी सहमत हो गए। ठीक है, देखते हैं। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। आशीष भी आ गया था आदित्य को लेकर के। आशीष संभाल रहा था माँ को और विद्युत को। सारा दिल्ली छान मारा विद्युत, पर नंदनी कहीं नहीं मिली। होती तब तो मिलती। नंदनी को गुम हुए 10 दिन से ऊपर हो गए थे। विद्युत की हालत पागलों जैसी हो गई थी। नंदनी की तस्वीर लेकर के घंटों बैठा रहता, पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता। आदित्य बहुत मिन्नतें करती तो एकाध बिस्किट मुंह में डाल करके पानी पीता। अब उसे यह बात बहुत सताती कि समय रहते उसने नंदनी की कदर नहीं की, तो अब समय ने उसे यह दिन दिखलाया है। नंदनी को उससे छीन लिया। घर वालों को उसकी हालत देखी नहीं जाती। शारदा देवी का कलेजा फटता उसकी हालत देख करके। एक दिन तंग आकर के शारदा देवी ने कहा कि अब पुलिस की मदद लेनी ही होगी। आशीष से कहा कि बेटा जाओ, आज थाने जा करके रिपोर्ट लिखा आओ, चाहे जितनी बदनामी हो, विद्युत की यह हालत मुझसे नहीं देखी जाती। आशीष ने कहा ठीक है माँ, जाता हूँ, विद्युत को भी ले जाऊंगा। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन शारदा देवी उठाती हैं। हेलो माँ जी, विद्युत कैसा है? फोन पर सौरभ थे। क्या बताऊं बेटा, एकदम से पागल हो गया है। ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना किसी से बात करता है। दिन भर बेड पर पड़ा रहता है, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। जा रहे हैं आज पुलिस कंप्लेन करने। अब बदनामी हो तो हो, लेकिन पुलिस के पास जाएंगे। मैं और ईश्वर के भरोसे नहीं बैठ सकते। माँ जी आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। फिर सौरभ ने कहा कि माँ जी पापा जी से बात कराइए ना, कहाँ हैं? ठीक है बेटा, बुलाते हैं। फिर शारदा देवी सुरेश बाबू को आवाज देने लगी। आवाज सुनकर के सुरेश भागे आए। क्या हुआ विद्युत की माँ, कुछ पता चला क्या? नहीं दामाद जी आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने फोन लेते हुए कहा हाँ बोलिए सौरभ जी, क्या बात है? शारदा देवी अंदर चली गई। पापा जी क्या बोलते हैं? अब तू मच हो गया, बता दे सबको। पुलिस के पास बात जाएगी तो बड़ी झमेले हो जाएंगे, मैं ही फंस जाऊंगा। सौरभ चिंतित हो रहे थे। नहीं अभी रुकिए ना कुछ दिन, मैं संभालता हूँ सबको। पापा जी ऐसा करिए ना, विद्युत को यहाँ भेज दीजिए, इतना पनिशमेंट बहुत हो गया उसके लिए। ठीक है, आप जैसा ठीक समझें, सुरेश बाबू ने कहा। कहाँ है विद्युत, जरा फोन दीजिए ना। ठीक है, देखते हैं कहाँ है, फिर आपसे बात करवाते हैं, कह करके सुरेश बाबू ने फोन रख दिया। विद्युत कहाँ हो बेटा, सौरभ तुमसे बात करना चाहते हैं, जरा कर लो ना। सुरेश बाबू विद्युत को आवाज लगाते हुए उसके कमरे तक चले गए। विद्युत अधमरा सा बेड पर गिरा था। फिर उन्होंने विद्युत को उठा करके कहा फोन कर लो बेटा। विद्युत अनमने ढंग से उठते हुए कहा कि ठीक है पापा, करता हूँ। सुरेश बाबू फिर से उसे अपने साथ डाइनिंग हॉल में ले गए। फोन रीडायल करके विद्युत को थमा दिया। हेलो विद्युत, कैसे हो तुम? सौरभ ने गंभीर अंदाज में पूछा। ठीक हूँ जीजा जी, विद्युत अति निराश शब्दों में बोला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सौरभ के मन ही मन सोच करके हंसा। विद्युत तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके बेंगलोर आ जाओ, फिर हम मिल करके सलूशन निकालेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तुम निराश बिल्कुल ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। विद्युत की आवाज भरभरा गई। ठीक है जीजा जी, जैसा आप कहे मैं कोशिश करता हूँ आने की। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही है। कोशिश करके कल का टिकट निकालो।
और फौरन यहाँ चले आओ, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। सौरभ के बुलाने पर विद्युत बंगलौर आ गया। डाइनिंग हॉल में थका हारा सर पकड़ करके बैठ गया। सौरभ ने कहा, रिलैक्स विद्युत, क्यों इतना परेशान हो, मिल जाएगी नंदनी जी, और नहीं मिली तो भी क्या, तुम कौन सा प्यार करते हो नंदनी से, जाने दो, हम धूमधाम से तुम्हारी शादी स्मार्ट, समझदार और खूबसूरत लड़की से कराएंगे। सौरभ नोटिस कर रहे थे कि उसे सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह भी उसे चिढ़ाने के मूड में थे। आशा कहाँ हो भाई, विद्युत को पानी वानी पिलाओ, ऐसा करो तुम किचन में ही जा करके पानी पी लो, आशा वहीं होगी। विद्युत का मन नहीं हो रहा था उठने का, पर जीजा जी की बात टाल ना सका और अनमने ढंग से किचन में चला गया। आशा पानी देने के लिए जैसे ही मुड़ी, विद्युत हतप्रभ रह गया। वह पूरी तरह शॉक्ड था। उसके सामने तो नंदनी खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मारे खुशी के पागल हो गया और नंदनी से लिपट करके दहाड़ मार करके रोने लगा। नंदनी भी उससे लिपट गई। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, घर में तो सब ठीक है ना। नंदनी सारी बातों से अनजान मासूमियत से पूछ रही थी। नंदनी तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ करके। नंदनी मैं तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। नंदनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर हो करके मर जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ तुम मेरी रूह हो, मेरी आत्मा हो। आई एक्सेप्ट, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बेचारी नंदनी आंखें फाड़ फाड़ करके उसे हैरत से देखे जा रही थी। सौरभ बाहर खड़े यह नजारा देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और आशा की ओर देख करके कहा कि आशा कोई लाख ना चाहे, पर साथी अगर प्यारा हो, मासूम हो, केयरिंग हो तो मोहब्बत हो ही जाती है। चलो फाइनली विद्युत को अपने प्यार का एहसास हो गया। मेरी मेहनत सफल हो गई। इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। आशा मुस्कुरा दी। अच्छा, अब तो माँ को बता दीजिए, बेचारी परेशान हो रही थी पोते के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अभी फोन लगाता हूँ। और फिर सौरभ ने फोन पर सारी बातें बता दी कि और ये भी कि इसमें पापा जी और आशा भी शामिल थे और नंदनी के पापा भी। शारदा देवी की तो जान में जान आई। बेटा जितनी जल्दी हो सके मेरे बहू बेटे को मेरे पास भेज दो। मेरी आंखें तरस रही हैं बहू और पोते को देखने के लिए। हाँ माँ, मैं 1-2 दिन में भेजता हूँ, तब तक आप मिठाई बांटिए और जश्न की तैयारी करके रखिए। हाँ। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।